बिजनौर के चांदपुर सियाव रेलवे स्टेशन की झाड़ियों में रविवार शाम 4 बजे एक बेकरी कर्मचारी का शव मिला। मृतक की पहचान मोहल्ला मुफ्ती सराय निवासी नदीम 35 वर्ष के रूप में हुई। नदीम इन दिनों छुट्टी पर घर आया हुआ था। परिजनों के मुताबिक नदीम सुबह 9 से 10 बजे के बीच घर से निकला था। शव पर चोट के निशान मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जीआरपी पुलिस ने शव को सीएचसी सियाव पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के समय मृतक की पत्नी मायके गई हुई थी। रात 8 बजे रुस्तमपुर ढाके से सीएचसी पहुंची पत्नी पति का शव देखकर बदहवास हो गई। नदीम अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। बसपा जिला उपाध्यक्ष शकील अंसारी सीएचसी सियाव पहुंचे। उन्होंने जीआरपी पुलिस से मौत के कारणों की जानकारी ली। परिजनों की शंका के चलते शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों का पता चलेगा। पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है? शमशाद जी, क्या मामला है? किसकी बॉडी मिली है? ये चचेरा भाई है हमारा। ये वहाँ से हमारे पास कॉल आई रेलवे स्टेशन के पास से, वहाँ जो चौकी है, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे इसकी हालत सीरियस है। तो वहाँ पे हम इन्होंने जाने के लिए हुए, घर वालों को बताया, तो फिर दोबारा से बोले कि हमने अस्पताल भेज दिया। तो हम सीधे यहीं पर आ गए। यहाँ आके देखा हमने तो वो मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, क्या लग रहा है? क्या कुछ आपको शक है? कुछ हमें तो शक सा लग रहा है इसमें। कैसा शक है आपको? कैसा शक है? हो सकता है कि किसी ने कोई हादसा कर दिया उसके साथ। तो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है इसका? पोस्टमार्टम के लिए बोल रहा है उसके भाई और बीवी। क्या नाम है इनकी मौत हुई है? उनका नाम नदीम। कहाँ के रहने वाले हैं? मुफ्ती सराय। राजेंद्र सिंह चौहान। राजन जी, आज धामपुर जिलाधिकारी के कार्यालय पर आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे अजय राय जी, जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हुए थे, तो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ये चाहती है कि उनका दमन किया जाए। उन्होंने जब 10 तारीख को एक यात्रा शुरू की, जो थी पोल खोल यात्रा थी, उनकी गलतियों को बताने की बात थी। बताया गया कि वहाँ बनारस में जहाँ से प्रधानमंत्री लड़े हैं, सड़कों पे कई फीट पानी है, गंदगी का बुरा हाल है, तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया और 10 कांग्रेस के साथियों के साथ मुकदमा कायम किया गया। ये जो उत्तर प्रदेश की और कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, ये दमनकारी नीति अपना रही है। इसका कोई एजेंडा नहीं है। ये जनता की परेशानियों को नहीं देख रही है। ये केवल हिंदू मुस्लिम कह करके वोट काट खेलती है। इसने कभी भी ये नहीं चाहा है कि अमन हमारे प्रदेश में रहे और गंगा जमुना तहजीब चलती रहे। ये हमारे इस दमनकारी नीति के खिलाफ आज हम महामहिम राज्यपाल को अपना एक ज्ञापन देने एसडीएम साहब के थ्रू आए हैं और अपनी समस्याएं हमने उसमें लिखी है और चाहते हैं कि प्रदेश सरकार ये दमनकारी नीति छोड़ दे और जनता के लिए काम करे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है। आज आप डीएम ऑफिस आए, क्या मामला है? सर, मैंने 2024 में आंगनबाड़ी में जो वैकेंसी निकली थी उसमें अप्लाई किया था और मेरा जो अच्छी मेरिट थी उसके बाद भी मेरा चयन नहीं हुआ है और मैं दिव्यांग भी हूँ। और हमारे साथ जो है पटवारी साहब ने धोखा किया है और हमारी आय ज़्यादा की बना दी 60,000 की, और जो दूसरा कैंडिडेट है उनकी आय 42 की बनाकर उनका चयन करा दिया है। उनका नाम लक्ष्मी देवी है। तो आपने इसकी कोई शिकायत नहीं की थी? मैंने कई बार मैं 2-3 बार आई हूँ डीएम ऑफिस में, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो पाई है और आज मैं फिर डीएम ऑफिस आई हूँ। अच्छा, जो नियुक्ति हुई है उसकी जो लक्ष्मी जी हैं, आप उनसे गरीब हैं या उनसे मालदार हैं? आप? हम उनसे गरीब हैं। उनके पास ज़मीन है, ट्रैक्टर वगैरह सब है और नरेगा में भी मुंशी उस पर हैं वे। तो आप? हमारे पास कुछ नहीं, हम मजदूर आदमी हैं, बहुत काफ़ी टाइम से परेशान हैं, लेकिन हम क्या नाम है? मेरा नाम हिंदुता राजेश, कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष। आज आप कलेक्टर आए हैं, क्या पूरा? हम लोगों ने मांग की है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी हैं और उनके साथ 10 साथी जो रहे हैं, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर हुए हैं, जिन्होंने जनता प्रतिनिधि होने के नाते इस डबल इंजन सरकार की बातें बतानी चाहिए, उनकी पोल खोलनी चाहिए। बनारस में जो भी असुविधा हो रही है जनता को, उसके बारे में जनता का ध्यान देने के लिए उन लोगों ने वहाँ पे रैली निकाली। उसके खिलाफ, उस जनता का दमन करने के लिए, आवाज़ को दमन करने के लिए सरकार ने उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर कर दिए।
उन फर्जी मुकदमों को वापस लेने के लिए हम सब एकजुट होकर यहाँ से महामहिम जी से मांग करते हैं कि फर्जी मुकदमे वापस हो। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम होगा कि इस जनाधार को बढ़ा के हम पूरी मांगे वापस लेंगे और जनता को जोड़ के यहाँ पे एक बड़ा धरना कायम रखेंगे हम लोग। तो पूरी जनता तक जाएगी आवाज, पूरे देश में धरना कायम होगा। मैं शहर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी बिजनौर से। मेरा नाम हुमायूं बेग है। आज आप कलेक्टर आए हैं, देखिए, जिस तरह से सरकार ने दमनकारी नीतियों के चलते हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके 10 कांग्रेस पार्टी के सहयोगी, जिसमें हमारे महानगर अध्यक्ष भी शामिल हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से मुकदमे लिखे नाजायज़ तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, वहाँ जिस तरह से कांवर का शिविर लगा हुआ था, और काशी की एक सनातन धर्म में बहुत पुरानी मान्यता, और यदि अगर वहाँ पर वहाँ के लोगों के साथ अन्याय होगा और वो जनता को अगर इस बात के लिए जागरूक करेंगे, तो असंवैधानिक तरीके से जिस तरह से मुकदमे लगाए हैं उसके खिलाफ ही आज ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है। और यदि मुकदमे वापस नहीं होते तो पूरा कलेक्ट्रेट भरने का और धरना जहाँ चलाने का पूरे उत्तर प्रदेश में धरने दिए जाएंगे अगर असंवैधानिक तरीके से कोई भी काम होगा। नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। कहाँ से आए हो? मैं ग्राम खानजहाँपुर बहादुर से रहने वाला हूँ जी। आज डीएम साहब के यहाँ आज प्रार्थना पत्र देना है, हो तो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि जो हमारा राशन डीलर है हमारे मुकिमपुर धरवाला से जो राशन डीलर हैं, तो वो राशन जो है कंप्लीट नहीं दे पाता, मतलब जो है 4 किलो देते हैं। अगर हम उसकी क्या नाम जो कंप्लेन करते हैं कि क्या नाम आप 4 किलो क्यों दे रहे हो राशन, तो वो उसमें जो है धमकी देता है कि आपके राशन कटवा देंगे हम। अच्छा, जैसे 5 यूनिट है, 5 यूनिट के कितना राशन मिलता है? 5 यूनिट के हिसाब से 18 या 19 किलो राशन देते हैं वो। अगर हम उसकी कंप्लेन करते हैं कि आपने क्या नाम जो है इतना क्यों दे रहे हो, तो ये कहता है कि क्या नाम जो आप इतना लेना हो तो ले लो, नहीं तो तुम्हारा राशन कटवा देंगे, भगवान ऐसे जाओ। और ज़्यादा बदमाशी दिखा रहे हो तो बदमाशी का भी क्या नाम जो इलाज करना जानते हैं हम। इस तरीके से अभद्र भाषा बोल के, मेरे पास की वीडियो है, जिस तरीके से उन्होंने बदतमीजी से मेरे साथ वो करी है जी। प्रॉपर राशन नहीं दे पा रहे, और हमने तहसील दिवस में भी क्या नाम एप्लीकेशन दी थी अभी 5 तारीख में, तो अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हो? हम थाना दिवस में भी गए थे, शनिवार के दिन थाना दिवस लगा था, वहाँ पे भी जाकर हम एप्लीकेशन दे गए थे, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे ग्रामवासी हैं, सारे के सारे जो ग्रामवासी हैं, उनका जो है पूर्णतः राशन मिले और उनके साथ जो है इंसाफ हो। डीलर का क्या नाम है? डीलर का लोकेश कुमार नाम है। क्या नाम है आपका? आदेश। कहाँ से आए आप? तो क्या मामला है? बहादुरपुर से। क्या मामला है आज आप यहाँ पर राशन का आए? मामला है हमारा। तो क्या राशन 20 किलो में हमारा 15 किलो मिलता है। गुट्ठे लगवा लेते हैं, गुट्ठे लगवा कर फिर 4 दिन तक चेक कर काटते हैं। कभी कहते हैं हम गन्ने का नाश करेंगे कि तुम्हारे राशन के ऊपर, ऐसा कहते हैं। कभी मुनादी नहीं करवाते, कभी अलाउंस नहीं करवाते, हम लोग परेशान रहते हैं सर। कौन है राशन डीलर आपका? लोकेश। कौन से ये? बहादुरपुर से आए हैं, दर वाले के लोकेश हैं। हर महीने ये ऐसा कर रहा है? हर महीने ऐसे करता है, हर महीने। और उल्टी सुल्टी और कहते हैं, कोई महिलाएं चल जाती है तो उल्टी सुल्टी बदतमीजी से बोलते हैं ये। बताओ दिक्कत, बताओ क्या दिक्कत? मेरी दिक्कत तो देख बहुत हो रही। बताओ। मेरी दिक्कत इतनी देख, जब बेटे मेरे जगह पास कम है तो मेरे डंगर बांध रहे हैं, तो मेरे डंगर 24 घंटे छोड़े रहते हैं। नहीं से छोड़ो, राशन की दिक्कत बताओ। राशन की राशन देख 6 किलो 30 किलो वो और 4 किलो घटा रहा है, एक धड़ी घटा रहा, एक धड़ी घटा रहा 30 किलो में से 30 किलो मतलब, यानी एक धड़ी घटा रहा 25 किलो दे रहा। 25 किलो दे रहा। अच्छा, अब तुम्हारी दुकान पर चलो। और कितने दिन मतलब टाइम पे देते हैं जब जाओ? जब कहाँ दे रहा, जब महीने में 3 बार राशन मिल रहा, सब जगह मिल गया, ना दे रहा। अब जब आप पिछला राशन भी नु कह रहा मेरी पूंछ फाड़ लो, कौन करेगा? अच्छा, हाँ नो कह रहा। बस ठीक है। तो मेरी बहू का नाम लिख ले, इसका अमृता, पप्पू के लंडे बहू का। चलो, एप्लीकेशन दी थी खानजहाँपुर बहादुर के कोटे का मामले में, कम कोटा राशन देता है। ठीक है। पहले तो उन्होंने नीरज को धमकी दिलवाई मोबाइल पे कि तुझे जान से मार देंगे। ठीक है। फिर मुझे धमकी दिलवा कर 2-4 आदमी से, मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, तो तुझे जान से मार देंगे, तो अपनी एप्लीकेशन 24 घंटे के अंदर अपनी वापसी ले ली। ठीक है। ठीक है, बस इस कारण मैंने मैं विकलांग आदमी हूँ, मैं परेशान चल नहीं पाता हूँ, मैंने डर के मारे, मैं दिल का मैं मरीज हूँ। ठीक है। मैंने डर के मारे अपनी एप्लीकेशन वापसी ले ली। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हमने आपको एक लाइन बता दी, अब ये शुरू हो जाए। आपका बिजनेस आज कैसा होगा?
देखिए हम लोग धर्म सिंह सैनी जी की माता जी का देहांत हुआ था, तो उसी में उनके यहाँ दुआर करने के लिए हम लोग आए हुए थे। तो ये हुआ कि थोड़ा सर्किट हाउस भी चला जाए। तो बिहार में चुनाव की इलेक्शन कमीशन की जो एक्टिविटी चल रही है वो वेरिफिकेशन को लेके, उसमें बड़ा अलग अलग तरह की राय है लोगों की। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ठीक है, विपक्ष कह रहा है कि ये देखिए, सत्ता पक्ष का कहना है कि जो मतदाता सूची में जो मृतक हैं उनका नाम न निकाला जाए। अब उनसे वोट दिलवाना चाहते हैं वो लोग। सरकार चाहती है कि जो 18 साल की उम्र पूरा कर लिए हैं उनका भी वोटर लिस्ट में नाम आ जाए। जो मतदाता सूची में भाइये नहीं हैं, मतलब वो प्रदेश में है नहीं, वो छोड़ के चले गए हैं, उनके नाम निकाल दिए जाएं। तो सरकार क्या बुरा कर रही है? सरकार थोड़ा करे, चुनाव आयोग कर रहा है। नहीं, बेसिक चीज़ आधार कार्ड और वोटर कार्ड को भी अच्छा ये बताइए, नहीं अच्छा ये बताइए कि हाई कोर्ट ने कहा ना कि क्योंकि पिछली सरकारें जो कांग्रेस सपा बसपा की रही हैं उसमें अरबों की संपत्ति का लाखों में बेच करके लोगों ने कहीं माल बना लिया है, तो कहीं दुकानें खुलवा लिया है। और आज के तारीख में उस ज़मीन वहाँ माल बने हुए जो है किराया जो वो लोग लेते हैं, वक्फ बोर्ड को किराया मिल रहा है 100 रुपया, वो ले रहे हैं 1 लाख रुपया। तो ऐसे लोगों को बुरा लग रहा है। नियमावली में संशोधन क्या है, पहले उसको पढ़ें। नियमावली में संशोधन है कि जो आधी आबादी महिलाओं की है, तो जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, अब तक तो मुस्लिम मेंबर हुए, उनके अध्यक्ष में मुस्लिम हुए, तो इन लोगों ने एक मुसलमान गरीब का नाम बता दें या एक महिला का नाम बता दें कि जिसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके उन्होंने किसी गरीब को शिक्षा के लिए पैसा दिया हो, किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए, किसी को बसने के लिए ज़मीन खरीद के दिया हो या मकान बनाने के लिए पैसा दिया हो, एक आदमी को बता दें। जो नया संशोधन बिल आया है उसमें स्पष्ट है कि जो मेंबर है उसमें 2 महिलाओं को ऐड किया गया है कि 2 महिलाएं भी उसमें मेंबर होंगी। अल्पसंख्यक में सिख, ईसाई, जैन, फारसी हैं, बौद्ध हैं, तो उनको भी 2 मेंबर रखने का ये व्यवस्था है। का बुरा है? जब संविधान कहता है समानता की, समता की बात करता है, तो संविधान के दायरे में तो काम हो रहा है। दूसरी चीज़ संशोधन हो रहा है कि वक्फ बोर्ड की, जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर आके इसको देखें और कहें ये हमारी संपत्ति है, वो जा कर के वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में दाखिल कर दें कि ये हमारी संपत्ति खाली कराइए। तो अब वक्फ बोर्ड का जो निर्णय हो गया वही सर्वमान्य हो जाता है। सरकार कह रही है कि जब लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जो फैसला हो वक्फ बोर्ड नियमावली से, तो उस फैसले को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुनौती वो आदमी जाके दे सकता है। तो कौन सी बुरी बात है? बुरा उनको लग रहा है जो मुसलमानों का हक लूट रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया सरकार वर्तमान में मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दे रही है, अध्यापकों को तनख्वाह दे रही है, बाबू को तनख्वाह दे रही है, चपरासी को तनख्वाह दे रही है। लंबे समय से व्यवस्था, ये कोई मेरी सरकार नहीं कर रही है, ये लंबे समय से व्यवस्था है। लेकिन आप सोचिए मदरसे वाले क्या कर रहे हैं, आप खुद ज़रा पता करिए। जिन लोगों ने मदरसा खोला है और मदरसा के मैनेजर और प्रिंसिपल, अगर उनके घर 4 बेटियां हैं तो पहले वो लड़कियों को नियुक्ति करते हैं डिग्री देकर, फिर बेटियों की शादी करते हैं। इसी नाते खोले हो मदरसा। अरे एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड बना है, उसी तरह मदरसा बोर्ड को क्यों नहीं ले आते हो? हम संशोधन करने जा रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, हम वो संशोधन करने जा रहे हैं। देखिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड, कहीं मनाही नहीं है कि आप उर्दू, फारसी, अरबिया मत पढ़ो, कहीं रोक नहीं है। उसी तरह अब यहाँ अनिवार्यता हो कि आपको हिंदी, गणित, मैथ पढ़ना अनिवार्य होगा। ये कानून हम लेके आ रहे हैं और यूपी बोर्ड की तरह, सीबीएसई बोर्ड की तरह मदरसा बोर्ड का भी चयन होगा। सारे नियम एक बराबर होंगे। आपने कोई ऐसी संपत्ति चिन्हित की है इस प्रदेश में कि जिन पे किराया कम हो या कब्जा किया गया हो, ये खाली कराने की प्रक्रिया? अब हम बोलने लगेंगे तो सपा वाले चिल्लाने लगेंगे। नहीं, हम अब इस समय नहीं बोलेंगे। ऐसी हजारों संपत्तियां, अभी कहाँ घबरा रहे हैं? अब तो हो गया ना कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है आप शो करिए, आइए ऑनलाइन एक पोर्टल बना है, उस पर आपको अपलोड करना है, अब करें। इसी नाते हो रहा है कि लोग बताने लगेंगे कि ये माल किसका है। अब आप जाके पूछेंगे भाई ये माल किसका बना हुआ है, तब वो बताएंगे कि हमारा है कि किसका है, कि वक्फ बोर्ड का है, तो आप क्यों कब्जा किए, खाली करो।
50 रुपया किराया आज के तारीख में जिस मार्केट में आज के रेट में जहाँ किराया 10,000 रुपया मकान का है, अभी उसका किराया 50 रुपये में किराया है। क्या यही है नियम? वो पैसा किसके लिए है? गरीब मुसलमानों के लिए है, उनके बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए। ये बेच बेच के मजा ले रहे हैं भैया। 2027 में चुनाव होंगे स्टेट में, प्रदेश में। अभी से आपके ऊपर निगाह रखी जा रही है हर तरफ से कि 27 में आप कहाँ जाने वाले हैं? कहाँ जाने वाले हैं? एनडीए में हैं, एनडीए में हैं। देखिए एक बात बता दें, जो सपना सपा कांग्रेस बसपा के लोग देख रहे हैं, उनका सपना साकार नहीं होगा, इस नाते साकार नहीं होगा। हम तो बार बार कहते हैं कि देखो 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार, 60 साल लगातार कांग्रेस की सरकार मुसलमान भाइयों ने बनाया। ये तीनों लोग मिलकर के ऐलान करें, जैसे समाजवादी पार्टी वो साइकिल चलाते हैं, अब पीछे मुसलमान बैठता है तो उसका चूतर दर्द कर रहा है। 4 बार हो गया ना, लंबा समय हो गया। तो एक बार समाजवादी पार्टी के लोग पीछे कैरियर पर बैठे हैं और इनको दे दें चलाने के लिए कि भाई अब तुम चलाओ, हम बैठेंगे पीछे, तब ना मालूम कैसा दर्द होता है। सरकार एक बार 27 में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, तो अभी से ऐलान करें कि 27 में हमारी सरकार बनेगी तो मुसलमान को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। करें ऐलान, अगर दम है तो। खाली वोटवे लेंगे ये या कांग्रेस बसपा सपा वाले, हम तो मान लेते हैं कि भाजपा वाले दुश्मन हैं। यही नफरत सिखाए हैं कांग्रेस सपा बसपा के लोग। लेकिन नफरत जिसको बताते हैं, उन्होंने पहली बार आज़ादी के बाद एनडीए सरकार में 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास हुए हैं, पहली बार। आज चाहे डर से चाहे भय से बच्चे शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। आज वो मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, आज आईएएस पीसीएस की तैयारी करके वहाँ पहुँच रहे हैं। ये एनडीए गठबंधन में हो रहा है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप देखिए 2 साल पहले इन लोगों ने कहा कि जब एनआरसी और सीए आया तो इन लोगों ने कहा कि अब मुसलमानों को देश से निकालने का कानून आ गया। खूब चिल्लाया इन लोगों ने और शाहीन बाग खूब चर्चा में रहा और कानून लागू हो गया। पूरे देश में एक मुसलमान बता दीजिए किसी को निकाला गया हो देश से? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान है, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, जो यहाँ भारत का नागरिक है, उसको देश से कोई नहीं निकाल सकता। ये झूठ बोलने वाले लोग बिना वजह चिल्लाते हैं। अभी आप देखिएगा वक्फ बोर्ड में, अभी जो आपने सवाल किया ना कि ये आएंगे, अब हम बोलेंगे तो इनको मर्चा लगेगा। समझ रहे हैं ना? ये कभी जो कानून बन गया उस कानून में अच्छा है, आप और बेहतर करो कि आप सरकार में रहे, कांग्रेस के साथ रहे, आप सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही। आप आज़ादी के बाद मुसलमान नौकरियों में 38% था, आज कहाँ खड़ा है? 1% भी नहीं है। कौन जिम्मेदार है? भाजपा जिम्मेदार है? कांग्रेस सपा बसपा के लोग जिम्मेदार हैं। ये उनको हक नहीं देना चाहते, उनको नफरत खाली देते हैं कि तुम नफरत में जियो, भाजपा हराओ, वोट खाली दो। यही नहीं सिखाते हैं। हम लोग सिखाते हैं कि शिक्षित हो, संगठित हो, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो। कांवड़ चल रही है सावन के महीने, कांवड़ में कुछ जगह मारपीट वाली घटना हुई, हरिद्वार पुलिस ने कल लाठीचार्ज कर दिया। अब देखिए उनको लाइन आर्डर नहीं, उनको लाइन आर्डर कंट्रोल करना पुलिस का काम है कि कोई भी त्यौहार हो किसी जाति धर्म का, उसको जो है सकुशल संपन्न कराना। अगर कहीं कोई बाधा होगी, कोई दिक्कत होगी तो फिर पुलिस तो अपना काम करेगी, कानून का राज है ना।